स्वागत है आपका सबलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं शोध एवं शिक्षण अभिक्षमता की। तो आज हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि अनुसंधान, जिसको हम शोध भी कहते हैं, यानी कि रिसर्च, और टीचिंग एप्टीट्यूड से भी रिलेटेड होंगे। तो चलिए इस मिक्सअप वाले एमसीक्यू को पूरा करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले पेपर में। तो आज का पहला प्रश्न है कि किस शिक्षण स्तर में निम्नतर स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मतलब जो लर्निंग लेवल फोकस है वो लोअर लेवल है ना। और आपने पढ़ा ही होगा कि जो शिक्षण स्तर 3 बताए गए हैं, जो टीचिंग लेवल बताए गए हैं, वो 3 बताए गए हैं और इसमें वो तीनों लिखे भी हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि सबसे लोअर कौन होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बेस कौन सा होता है। तो अगर आपने टीचिंग लेवल देखे हैं, पढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि जो ए ऑप्शन है ये इसमें सही होगा। तो ए ऑप्शन का मतलब स्मृति लेवल जो होता है, यानी मेमोरी लेवल, सबसे स्टार्टिंग में होता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है और लास्ट में रिफ्लेक्टिव यानी कि विमर्शी चिंतन आता है। तो ये 3 इस तरीके से स्तर हैं और उम्मीद है एक छोटी सी बात आपको पता होगी। तो अगर इस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया जाए कि सबसे उच्चतर जो स्तर है वो अधिगम परिणामों में कौन सा है, तो आप बताएंगे विमर्शी यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। निम्नलिखित पद्धति में कौन सा शोध चक्रीय प्रकृति का होता है। मतलब सर्किल नेचर होता है किसका, यानी कि साइक्लिक बनी होती है। पहले हमारे पास कोई समस्या आई, हमने उसका निदान किया, उस पर निर्देशन दिया, उसको समझा और फिर से कहीं ना कहीं मूल्यांकन करने के बाद उसको फिर से एक बार दोहराया, फिर से उसको कई बार हमें दोहराना पड़ता है। तो ये कौन सा शोध है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप आराम से बता दीजिएगा क्रियात्मक शोध, यानी कि एक्शन रिसर्च जिसको हम कहते हैं वो। और ज़्यादातर ये शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसमें जो शोध किए जाते हैं उससे संबंधित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा से सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है। मतलब यहाँ बताना है कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो टीम शिक्षण यानी कि टीम टीचिंग को दर्शाता है। तो आप लोग काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है, यहाँ ऑप्शन काफ़ी बड़े बड़े लिखे हुए हैं, तो आप आराम से वीडियो को पॉज कर लिया करिए ताकि आप कंसंट्रेट हो सके किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने में। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ आंसर की तरफ कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें सही आंसर है 2 या 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ पर योजना भी बनाना है टीचर्स को और अपनी विशेषता के अनुसार। मतलब ऐसा नहीं है कि टीम शिक्षण के साथ एक ही क्लास में सारे टीचर घुस गए और पढ़ाने लगे। जो हमको पढ़ाना है, जो हमारा विषय है, वो हमको टाइम टू टाइम जो भी हमारा विषय का टाइमिंग आएगी, जो भी इंटरवल हमको रखने हैं, उस हिसाब से हम पढ़ाते रहेंगे। ओके, तो ये बहुत छोटी सी बात है, खैर ये तो आपको पता ही होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया में जो है इसको ठीक क्रम में व्यवस्थित करना है, ऑर्गेनाइज करना है इसको सही तरीके से। आपके पास 5 ऑप्शन है और पांचों को सही एक लाइन में व्यवस्थित करना है। तो इसको आप अच्छे से, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो उसको लिख लीजिए कि पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूं आंसर की तरफ। जी हाँ, सही आंसर है डी। पहले आएगा 4th नंबर पे कि शिक्षण लक्ष्यों को सूचीबद्ध करना है कि हम आखिर कौन से लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं, है ना। तो टीचिंग गोल्स जो भी हम बनाते हैं वो सबसे पहले हो जाता है। और उसके बाद नंबर 1 लिखा हुआ है, मतलब वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। जब जैसे ही हम अपना जो भी हमने सोच रखा है कि हमें क्या पढ़ाना है, जैसे हम क्लास में इंटर करते हैं तो हम जब भी पढ़ाते हैं तो पहले पूर्व ज्ञान को, यानी कि जो भी हमारा प्रीवियस नॉलेज है बच्चों का, उसको जोड़ते हैं जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो वो दूसरे नंबर पे आ जाता है। ऐसे ही तीसरे नंबर पे आएगा, 5वें पे क्या लिखा हुआ है, शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण। फिर हम अपने शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण करेंगे कि आखिर जो चीज़ हम अभी तक आपको बता रहे थे वो इससे संबंधित है। फिर आता है दूसरे नंबर पे लिखा हुआ, क्या चीज़ लिखी है, मूल्यांकन। तो आखिरी में जब सब कुछ हम पढ़ा लेंगे तो हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे क्वेश्चन पूछकर। और लास्ट में तीसरे नंबर पे लिखा है यहाँ पर पुनर्शिक्षण, मतलब जो भी कमियां रह गई हों उनको हम फिर से
सुधारने के लिए फिर से पढ़ाते हैं और वही प्रक्रिया दोहराने का काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा को व्याख्यायित करता है? तो इंक्लूसिव लर्निंग जो है उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो अब क्या सही होगा आप इसमें पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही प्रश्न जो यहाँ पर है सरल है। मुझे नहीं लगता इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊं और आपको कुछ समझाऊं। देखिए, समावेशी शिक्षण का मतलब ही यही होता है कि सबको साथ लेके चलने वाला, मतलब चाहे व्यक्ति पिछड़े वर्ग से संबंधित है या किसी रूप में विकलांग है, सामान्य है, प्रतिभाशाली है, कैसा भी बालक है, उसको हम हर तरीके से साथ में लेके चलने वाला शिक्षण। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है। बाकी चीजें यहाँ पर समावेशी शिक्षण को नहीं जोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली क्या है? तो बेस्ट सिस्टम ऑफ टीचिंग पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो मैं बता दूं आपको कि सबसे अच्छी चीज़ होती है चर्चा करना, किसी भी चीज़ की चर्चा करना। इसीलिए आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं अक्सर कहता हूं प्रश्नों पे चर्चा। तो मैं प्रयास यही करता हूं कि कुछ भी आप पढ़ें तो कम से कम उसकी चर्चा आपके साथ होनी चाहिए। अभी मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ, आने वाले समय में जब यहाँ थोड़ा सा नेट वाली जो प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी तो मैं जल्दी प्रयास करूँगा कि आपको लाइव क्लास भी अवेलेबल हो सके जिसमें चर्चा हो सके, है ना। तो उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो अब मैंने चर्चा वाला जो शब्द है इतना ज़्यादा बोल दिया है डिस्कशन करने वाला कि आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या सही है। तो डी ऑप्शन सही है। चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। उसमें भाग लेना है, उससे भाग नहीं लेना है, तो उसमें भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है। अगला प्रश्न है, महाविद्यालय का एक शिक्षक विद्यार्थियों के घर की परिस्थितियों तथा उपलब्ध छात्रावासों से संबंधित वास्तविक परिस्थितियों के चित्रण की दृष्टि से शोध करता है और ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप उपयोगी रहेगा? देखिए, बहुत सरल प्रश्न है ये। शिक्षक विद्यार्थियों के घर की परिस्थितियों तथा उपलब्ध छात्रावास, है ना। परिस्थितियां कैसे जान पाओगे आप किसी की? लोग कहते हैं वो गरीब हैं, वो अमीर हैं, वो अच्छे हैं, वो खराब हैं। परिस्थितियों को देखने के लिए हमें उनके साथ रहना होगा, उनको समझना। तो यहाँ पर कौन सा शोध सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें जो शोध कर रहा है वो पार्टिसिपेट करेगा उन्हीं परिस्थितियों में जहां पर विद्यार्थी रह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की संज्ञानात्मक विशेषता नहीं है? संज्ञानात्मक विशेषता का मतलब कॉग्निटिव फीचर नहीं है पूछ रहा है। तो कॉग्निटिव फीचर होता क्या है? मैंने कई बार बताया है, संज्ञानात्मक जो क्षमता होती है वो सिर्फ एक प्रकार से सोचने को नहीं कहते। संज्ञानात्मक एक ऐसी ताकत है, ऐसी सोचने की ताकत है जिसको हम कई प्रकार से यूज कर सकते हैं। कल्पना करके, किसी चीज पर जोर देकर, किसी चीज का स्मरण करके, है ना, जल्दी किसी का समाधान करने में। और जैसे कि हमारे जीन पियाजे ने सबसे पहली अवस्था बताई थी संवेदी, है ना, संवेदी आदतों की पहचान करके, ये सारी चीजें आ जाती हैं संज्ञानात्मकता में। जो चौथा ऑप्शन है कि वस्तु की सत्यता में विश्वास करना। देखिए, वस्तु की सत्यता में विश्वास कर लेना, जिसे लोग कहते हैं भाई ये अच्छा आदमी नहीं है, तो आपने कह दिया हाँ ये तो भाई बहुत खराब आदमी है। तो आपने क्यों पहचान कर ली? आप उसके बारे में समझिए, सोचिए। अगर आपको लगता है कि इस चीज के लिए आपको सोचना चाहिए तो उसमें जरूर सोचिए। किसी के कहने पर किसी की चीज की सत्यता का विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये चीज यहाँ पर मतलब एक हिसाब से नहीं पूछ रहा है तो सही हो जाएगी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। यहाँ किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सूचक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जिसमें पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंडेक्स पूछी है तो आपको 3 इंडेक्स यहाँ पे दिखाई दे जाती है। देखिए, यहाँ पर H इंडेक्स आपका ऑप्शन सही है, जो बी लिखा हुआ है, क्योंकि किसी भी शोध पत्रिका में, यानी कि जो भी हम रिसर्च करते हैं उसमें उसकी क्वालिटी कैसी है तो वो H इंडेक्स निर्धारित करता है। और अगर हम जी इंडेक्स की बात करें तो जी इंडेक्स ये कहता है कि आपने एग्जैक्टली कितने शोध पत्र बनाए हैं, 20 बनाए हैं, 50 बनाए हैं। और ये तो हो जाती है क्वांटिटी, तो कभी क्वांटिटी की बात पूछ ले तो जी इंडेक्स। एच इंडेक्स मतलब आपने कितने अच्छे, मतलब आपने 50 बनाए तो उसमें अच्छे कितने थे? 10।
तो आपका H इंडेक्स में 10 जो भी मानक बनाए जाते हैं उस तरीके से लिख दिया जाएगा। और I10 इंडेक्स है कि आपके जो भी G इंडेक्स में आपने मान लीजिए 50 बनाए थे, तो I10 का मतलब टॉप 10 एक हिसाब से। तो आपके जो टॉप 10 अच्छे वाले, यानी कि हम इसे कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ रिसर्च, वो जो हैं अगर 10 से ज़्यादा हैं तो आप I10 इंडेक्स से रिलेटेड हो जाएंगे। ये हो जाता है I10। एक और होता है जिसका नाम आपने शायद सुना हो, जिसको हम कहते हैं RG स्कोर। RG स्कोर तो कभी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, देखिए RG स्कोर ऑप्शन में, लेकिन अगर RG स्कोर लिखा होता तो ये हर चीज़ को लेके चलता है। आपने कितने बनाए, मान लीजिए आपने 50 बनाए तो इस तरीके से वो गोल गोल बना देगा, अब एक मानक बना देगा कि हाँ भाई 50 तो उन्होंने बनाए थे, उनके 20 अच्छे थे, 10 बहुत अच्छे थे, तो वो RG स्कोर में डिसाइड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी और क्वांटिटी सबको जो लेके चलता है वो होता है RG स्कोर। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, H इंडेक्स। और H इंडेक्स का फुल फॉर्म भी मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं हायर्सेट हिरेस इंडेक्स। तो हिरेस इंडेक्स जो है इसका फुल फॉर्म है H इंडेक्स का। तो कभी हो सकता है फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ले, तो यहाँ छोटी सी अभी मैं इस पर वीडियो फुल नहीं बनाया है, लेकिन जल्दी ही आगे वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल आपके लिए जितना यहाँ पर सफिशिएंट हो सकता है वो मैंने बताने का प्रयास किया है। चलिए आगे चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? तो इन्होंने पूछा है एडोलेसेंट स्टूडेंट, जो 4 स्टेजेस बताई हैं पियाजे ने, उसमें किस में फिट बैठता है? अब तो आप सीधे सीधे अंदाजा लगा लीजिए, जो एडोलेसेंट होते हैं वो उनकी एज क्या होगी, 12 से 18 के आसपास होती है। और जो हमारे जीन पियाजे हैं उन्होंने ये 12 से 18 वाला क्राइटेरिया उम्र में किस में रखा है? वो रखा है औपचारिक में, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जिसमें 12 से ऊपर की बात की जा रही है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो जीन पियाजे को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जीन पियाजे अक्सर कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन सही करा सकते हैं, 2 नंबर आपको दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एपीए शैली के संदर्भ में प्रारूप के मूलभूत नियम है? देखिए एपीए का पहले का तो मतलब आपको पता होना चाहिए, एपीए है क्या। तो एपीए का फुल फॉर्म मैं बता दूं, एपीए का फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो फुल फॉर्म कभी भी आ जाए आपके सामने तो इसको लिख जरूर दीजिएगा, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। तो ये याद रखिएगा एपीए का फुल फॉर्म। तो इसके बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मैं अभी पूरा फुल वीडियो नहीं बना रहा हूँ इस पे, तो आपको सिर्फ जो ये 4 ऑप्शन है उसमें से तय करना है कि एपीए क्या कहता है। तो छोटी कृतियों जैसे जर्नल, आलेख तथा निबंधों के शीर्षक को तिरछा करके लिखना, तो ये शीर्षक को तिरछा करने की बात नहीं करता है हमारा जो ये एपीए है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इसमें शामिल नहीं की जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। लेखकों के नाम को उल्टा लिखना, लेखकों का नाम उल्टा लिखना का मतलब ये नहीं है कि मेरी अगर जो स्पेलिंग है पुनीत है तो आपने पुनीत की स्पेलिंग उल्टी लिख दी, नहीं, आपको उसका टाइटल पहले लिखना है। जैसे मेरा टाइटल है पुनीत मिश्रा, तो मैं मिश्रा पहले लिखूंगा, पुनीत बाद में लिखूंगा। तो मिश्रा पुनीत करके लिखते हैं, तो ये चीज़ सही है। ये अमेरिकन जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उसमें इस तरीके के रूल बुक जो उनकी है वो शामिल किया जाता है। और लंबी कृतियां जैसे पुस्तक व जर्नल के शीर्षक को तिरछा करके लिखना, तो ये चीज़ सही है। जो लंबी कृतियां हैं वहां पर उसके शीर्षक को इन्होंने तिरछा करने की बात कही है लिखने की, तो ये भी सही हो जाता है। संदर्भ सूची प्रविष्टियों का वर्णानुक्रम में सूचीयन करें, तो जो लिस्ट ऑफ द रेफरेंस लिस्ट इंटायर हाँ, तो अल्फाबेटिकली जो है उसको रखना है, ये भी सही बात है। तो 2 और 3 और 4 ये दोनों सही हैं, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी अगर आप इसमें बहुत डीप में अभी देखना चाहते हैं तो आप लोग जो भी गूगल पर सर्च करके अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के बारे में, इसके रूल के बारे में पढ़ सकते हैं। जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो इनकरेज करना चाहिए। बी ऑप्शन है कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए, नहीं, उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं सही है। और व्याख्यान के बीच बाधा नहीं डालने की सलाह देनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन सी और ए में आप किसे अच्छा कहेंगे, तो स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो
ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। एक अध्यापक कब सफल हो सकता है? इतना सरल सवाल है। कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि आप सर इतना सरल क्वेश्चन पूछ देते हैं, इतना सरल तो नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं, कठिन क्वेश्चन में हो सकता है बना लाऊं कहीं से, लेकिन जो सरल क्वेश्चन है मैं वहीं से उठाता हूं, क्योंकि सरल क्वेश्चन बनाना बहुत कठिन होता है। सही, आपको सच बता रहे हैं कि सरल क्वेश्चन को बनाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए मैं सरल क्वेश्चन मोस्टली जो भी यूजीसी नेट में आ चुके हैं वहीं से उठाता हूँ। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है और बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होगा, 5 साल से ऊपर नहीं होगा, इधर ही आया होगा। तो एक अध्यापक सफल कब हो सकता है? जब विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है। इससे अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यही सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका। बाकी सब भी सही है, लेकिन एक सफल अध्यापक में बेस्ट बताना है आपको, क्योंकि 4 ऑप्शन में एक ही सही करना है ना, चारों तो आप टिक नहीं कर पाओगे। पहले तो गोले भरने होते थे, चारों भर चाहते तो भर लेते, लेकिन अब तो टिक भी नहीं होंगे चारों ऑनलाइन में। तो फिलहाल यहाँ पर ए सही है। एक शिक्षक द्वारा कक्षा में सूचनाओं का अधिक बढ़ाए जाने पर सूचनाओं का अधिक भार, ठीक है, मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ ऑप्शन, तो मोर इन्फॉर्मेशन, लोड बढ़ा देना मतलब, ठीक। तो क्या होगा अगर हम लोड बढ़ा देंगे सूचनाओं का अधिक? तो उच्च स्तर पर योगदान हो जाएगा, सटीक शब्दार्थ निकलेंगे, प्रभावी प्रभाव देखने को मिलेगा, या प्रतिपुष्टि में देरी देखने को मिलेगी। देखिए, जब सूचनाओं का भार बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ज्यादा पैदा होगी। फिर जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके सही से आंसर आपको नहीं मिल पाएंगे। और अगर आप छोटे छोटे ज़्यादा सूचना नहीं देंगे, एक लिमिटेड सूचना देंगे या लिमिटेड लर्निंग पॉइंट रखेंगे, तो आपको एक्यूरेट जो भी है चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पर लोड बढ़ाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है डिले इन फीडबैक, यानी कि जो प्रतिपुष्टि है वो आपको सही से नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्वसनीयता वैधता को सुनिश्चित करती है, वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है, विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके हैं। देखिए, सही ऑप्शन पूछा जा रहा है, कौन सा सही है, तो मैं आपको सही आंसर पे ले चलता हूं। वैधता यानी कि वैलिडिटी विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। अगर वैधता है तो विश्वसनीयता भी होगी, ये याद रखना आप लोग, जो मैं लाइन बोल रहा हूं कि वैधता अगर है किसी भी शोध की तो वो विश्वसनीय है। लेकिन अगर कोई शोध विश्वसनीय है तो वो जरूरी नहीं है कि वैध हो। ये 2 बातें याद रखिएगा, इसी में से प्रश्न आएगा, कभी ना कभी आपके सामने जरूर आ सकता है ये प्रश्न। हो सकता है सब जितने लोग पेपर दे रहे हैं किसी ना किसी के पेपर में ये पॉइंट भी आ जाए कि वैध चीज विश्वसनीय हो सकती है, होगी ही होगी, लेकिन विश्वसनीय चीज वैध है कि नहीं जरूरी नहीं है। ओके, तो उम्मीद है ये बात आपको बस पलटकर समझ लेनी है। आगे चलते हैं। जब कम संसाधनों का प्रयोग करके शिक्षक के प्रयास तथा स्व अधिगम पर जोर देकर विद्यार्थी के अधिगम परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं, तो इसमें कौन शिक्षक के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करता है? मतलब संसाधन कम है लेकिन फिर भी शिक्षक का जो प्रयास है और स्व अधिगम है, वो जोर देता है, वो चाहता है कि वो मतलब उसका जो प्रयास है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, तो आखिर उस शिक्षक को हम क्या कहेंगे? सफल कहेंगे, प्रभावी कहेंगे, बुद्धिमान कहेंगे, या व्यवहारिक कहेंगे? देखिए, सब सही है लेकिन आपको बेस्ट बताना है। तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब टीचर इज इफेक्टिव। जब कम संसाधनों में भी एक अच्छी टीचिंग देखने को मिले तो टीचर इज इफेक्टिव। अध्यापक की असफलता, समझ गए, असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? सीधे आपको आंसर पे ले चलता हूं। विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण ना होना, ये अध्यापक की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। अगर कभी अध्यापक की सबसे बड़ी खूबी पूछी जाए, क्वालिटी पूछी जाए, तो अध्यापक का विषय पर पर्याप्त नियंत्रण जो है वो उसकी सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है, क्वालिटी मानी जाती है। तो इसलिए दोनों तरीकों से इस प्रश्न को समझिए और कभी ना कभी ये प्रश्न घुमा फिरा के आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर माइक्रो शिक्षण यानी कि जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें छात्र अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है? तो माइक्रो टीचिंग कब इफेक्टिव मानी जाती है ये पूछा जा रहा है। तो जो लोगों ने बीएड किया है उनको पता होगा, अगर वाकई में उन्होंने अच्छे से बीएड किया है तो उन्हें पता होगा, है ना। तो अगर आप एक दिन गए, हफ्ते भर नहीं गए, तो उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ।
तो अगर आप जानते हैं माइक्रो टीचिंग क्या होती है तो मैं बता दूं, छोटे छोटे जो हमारे एम्स होते हैं, हमारे टीचिंग स्किल्स होते हैं, उनको पूरा करके छोटी छोटी जो कमियां होती है उसको दूर किया जाता है। तो माइक्रो जो शिक्षण है वो छात्र अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होगा? शिक्षण से पहले। तो आप जो छोटी छोटी कमियों को दूर करके जाएंगे ना क्लास में, तभी तो आप समझ पाएंगे कि हाँ फिर हम कैसे अच्छे से पढ़ाएं। तो स्किल्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे होते हैं, कोई 5 मिनट का, कोई 6 मिनट का। तो इस तरीके से वो छोटे छोटे स्किल के रूप में आप अपना एक फुल स्किल डेवलप करके क्लास में पढ़ाना चाहते हैं। तो माइक्रो जो टीचिंग होती है वो अभ्यास से पहले होती है, शिक्षण अभ्यास से पहले। तो माइक्रो हो गया कई स्किल से जुड़ा हुआ, मैक्रो हो गया मतलब जिसमें आप सारी स्किल पूरी कर चुके होते हैं। ओके, तो सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है और उसकी मूल शोध परिकल्पना के लिए इसमें क्या निहितार्थ होंगे? देखिए, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ये रिसर्चर फेल टू रिजेक्ट, मतलब फेल टू रिजेक्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब एक्सेप्ट कर लिया। फेल, किसी चीज को रिजेक्ट करने में फेल हो जाना मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो एक रिसर्चर एक्सेप्ट करता है क्या? नल हाइपोथेसिस, यानी कि शून्य परिकल्पना। What would be the implication for original research hypothesis? अगर उसने शून्य परिकल्पना एक्सेप्ट कर ली है तो अब जो मूल शोध है, मतलब उसने जो शोध बनाया था, उसका क्या होगा? तो उसका क्या होगा भाई, जब हमने शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया तो जाहिर सी बात है जो मूल शोध होगा वो अपने आप अस्वीकार हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर शोध परिकल्पना अस्वीकार हो जाएगी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो हाइपोथेसिस आप पढ़ चुके होंगे उम्मीद है, और मैंने कई बार बताया है कि जब शून्य परिकल्पना एक्सेप्ट हो जाती है तो शोध परिकल्पना अपने आप अस्वीकार हो जाएगी, और अगर शून्य परिकल्पना रिजेक्ट हो जाती है तो शोध परिकल्पना स्वीकार्य हो जाएगी, यानी कि एक्सेप्ट हो जाएगी। आखिरी प्रश्न है आज का, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? अब ये मत कहना कि ये प्रश्न बहुत सरल है, इस तरीके के प्रश्न नहीं आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये भी प्रश्न मैंने उठाया है आपके यूजीसी नेट, लगभग आज से 3 साल पहले पेपर आया था उसमें से। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है सबको पता है, मुझे भी पता है कि आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सही आंसर इसका है पठन विकृति, यानी कि रीडिंग डिसऑर्शन से, यानी कि डिसेबिलिटी से। तो अब आपको एक अपनी तरफ से एक प्रश्न देता हूं, डिसेबिलिटी से ही संबंधित है, मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, जैसे डिसलेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, कई हैं। तो अगर आपने डिसेबिलिटी पढ़ी है तो आपको बताना है कि शब्द अंधता किस डिसेबिलिटी का दूसरा नाम है, मतलब किस विकृति का नाम है जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित है। इसको इंग्लिश में भी बता दूं, इसको कहेंगे वर्ड ब्लाइंडनेस। क्या कहेंगे? वर्ड ब्लाइंडनेस। तो आपको बताना है शब्द अंधता किस डिसेबिलिटी का दूसरा नाम है। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आने वाले वीडियो में आपको जल्दी ही मिलते रहेंगे, जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।